नमस्कार दोस्तों। बात करते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड अपना जो चैप्टर है उसके अंदर पहली थ्योरी है वर्नर थ्योरी। उसके अंदर काफ़ी थ्योरियां हैं, जैसे वीबीटी हो गई, सीएफटी हो गई, जोहान टेलर डिस्टॉर्शन हो गया। इस प्रकार की बहुत सारी थ्योरीज हैं। उसमें पहली थ्योरी है वर्नर थ्योरी। वर्नर थ्योरी अपने को क्या बताती है कि प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी के बारे में बताती है। दो वैलेंसीज होती है किसी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की, उसकी वैलेंसी के बारे में बताती है। उसको मॉडर्न तरीके में किस प्रकार से लिखा जाता है, अपन दोनों चीज़ों की बात करेंगे। क्या होता था कि जब अगर अपन बात करें वर्नर के टाइम में, तो सी आर, मान लो CrCl3 डॉट अपने पास 6H2O है, जिसको अपन मॉडर्न तरीके के अंदर इस प्रकार से लिखते हैं कि CrH2O6, और ये है कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा के अंदर, और बाहर है 3C अलायंस। अगर अपन बात करें वर्नर के अनुसार, तो पहले मॉलिक्यूलर या एडिशन कंपाउंड इस प्रकार से लिखा जाता था। अब इसी को कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के रूप में इस प्रकार से लिखा जाता है। वर्नर ने अपने को क्या बताया था कि प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी के बारे में बताया था। प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी के बारे में। वर्नर ने क्या बताया कि ये जो बाहर की साइड में है, बाहर की साइड में जो एटम्स जुड़े हुए हैं, जो ग्रुप जुड़े हुए हैं, उनको प्राइमरी वैलेंसी बोला। क्या बोला कि जो बाहर है, बाहर वाले कौन से, जो आयन्स बना सकते हैं, आयनाइजेबल है, तो क्या बताया था कि जो आयनाइजेबल है उसको बोला था प्राइमरी वैलेंसी। और इन प्राइमरी वैलेंसी का यूज में क्या होता है, ये यूज में होता है कि अपने जो सेंट्रल मेटल एटम लिया है, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट को क्लेरिफाई करता है, ये सेटिस्फाई करता है जो बाहर वाला अपने पास एटम है या ग्रुप है, जिसको इसने प्राइमरी वैलेंसी बोला था। अगर बात करें तो ये ऑक्सीडेशन स्टेट को बताता है। ठीक है, यहाँ पे बात करें सेकेंडरी वैलेंसी के अंदर, तो सेकेंडरी वैलेंसी अंदर यहाँ पे जो जुड़े हुए हैं 6 ग्रुप, आज के टाइम में इसको लिगेंड्स बोलते हैं। लिगेंड्स ये क्या करते हैं, ये अपने एटम्स, जो अपने इलेक्ट्रॉन्स, जो क्रोमियम है या जो सेंट्रल मेटल एटम है, उसके वैकेंट ऑर्बिटल्स में डोनेट करते हैं। बात करें कि यहाँ पे सेंट्रल मेटल एटम इसको क्यों बोला, क्योंकि क्रोमियम है, 3D सीरीज की है, 3D सीरीज के अंदर मेटल है सारी की सारी, तो ये मेटल है, मेटल एटम। अगर बात करें सेंट्रल क्यों बोला, कि सेंट्रल मेटल वो होगा, सेंट्रल एटम जिसकी वैलेंसी सबसे ज़्यादा हो। यहाँ पे बात करें तो क्रोमियम है, वो वैलेंसी सबसे ज़्यादा है, तो इसके कारण क्रोमियम को अपने सेंट्रल मेटल एटम बोला। ठीक है, इसके साथ में जो ग्रुप जुड़े हुए हैं, डायरेक्ट जुड़े हुए हैं, इनको अपन सेकेंडरी वैलेंसी बोलते हैं अकॉर्डिंग टू वर्नर। तो यहाँ पे जो अगर इसके अपोजिट होगा नॉन आयोनाइजेबल, इसका भी मतलब समझते हैं। आयोनाइजेबल क्या होती है, नॉन आयोनाइजेबल क्या होती है। प्राइमरी वैलेंसी अपने को ऑक्सीडेशन स्टेट बताती है, सेकेंडरी वैलेंसी होती है वो अपने को कोऑर्डिनेशन नंबर बताती है। कोऑर्डिनेशन नंबर मतलब आज के टाइम में सेकेंडरी वैलेंसी को अपन कोऑर्डिनेशन नंबर बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करें तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। कितनी है, 6। इस सेंट्रल मेटल एटम से जुड़े हुए जो लिगेंड है उसको अपन बोलते हैं सेकेंडरी वैलेंसी या कोऑर्डिनेशन नंबर। आयनाइजेबल क्यों बोला है प्राइमरी वैलेंसी को, ये जो बाहर वाले होते हैं, बाहर के ऊपर एक क्लोरीन के ऊपर कितना चार्ज है, -1, 3 क्लोरीन के ऊपर -3 चार्ज, और इसके ऊपर टोटल कितना चार्ज होगा इस पूरे के पूरे कंपाउंड के अंदर, होगा +3। अब ये +3 और इस दोनों का मिला के जो चार्ज आएगा वो चार्ज होगा इस सेंट्रल मेटल एटम के ऊपर। अगर अपन बात करें ये जो सेकेंडरी वैलेंसी है, जिसको अपन कोऑर्डिनेशन नंबर बोलते हैं, लिगेंड बोलते हैं, इसके ऊपर चार्ज है 0। तो अब इसके ऊपर 0 चार्ज है, तो जितना चार्ज है वो सारा का सारा चार्ज केवल और केवल क्रोमियम के ऊपर है। तो यहाँ पे क्रोमियम की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +3 है, और ये ऑक्सीडेशन स्टेट अपन को कौन बताती है, प्राइमरी वैलेंसी। ठीक है, इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, ये अपने को सेकेंडरी वैलेंसी बताती है। ठीक है, इसके अलावा अगर अपन बात करें तो जो प्राइमरी वैलेंसी होती है वो नेगेटिव हो सकती है। ठीक है, और ये जो सेकेंडरी वैलेंसी है, जो लिगेंड है, वो क्या हो सकते हैं, वो न्यूट्रल हो सकते हैं और निगेटिव हो सकते हैं। पॉजिटिव नहीं होंगे, न्यूट्रल या नेगेटिव हो सकते हैं। ठीक है, आयनाइजेबल देखो, अपन आयनाइजेबल की बात कर रहे थे, इसके ऊपर -3 चार्ज है, इस पूरे के ऊपर +3 चार्ज है। ये जो कंपाउंड है अंदर वाला, जिसको अपन कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा बोलते हैं, ये आयनाइजेबल नहीं होता। इसके अंदर CrH2O6 पूरा का पूरा एक स्फीयर के अंदर रहता है, पूरा का पूरा। अगर सॉल्यूशन की बात करें तो ये आयनों में नहीं टूटता। ये नहीं है कि Cr+3 अलग टूट गया, H2O अलग टूट जाएगा, नहीं। टूटता क्या है कि ये जो बाहर वाला पार्ट है, केवल ये ही आयनाइजेबल होता है। ये Cl3 सॉल्यूशन के अंदर डालेंगे तो Cl- आयंस के रूप में चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो अपन बोलते हैं जो प्राइमरी वैलेंसी होती है
वो ही आयोनाइजेबल होती है, सेकेंडरी वैलेंसी आयोनाइजेबल नहीं होती। ठीक है। अब अगर अपन बात करें एक एग्जांपल और की, कि जैसे अपने पास है CrCl3.5H2O। मॉडर्न तरीके से अपन में क्या बताते हैं, इसको इस प्रकार से लिखते हैं कि CrH2O, यहाँ पे 5 है और बच गया अपने पास एक Cl ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर के लिए, बाकी 2 Cl है वो बाहर की साइड में। अब यहाँ पे देखते हैं, इससे अपने को क्लियर होगा कि प्राइमरी वैलेंसी क्या होती है, सेकेंडरी वैलेंसी क्या होती है। तो प्राइमरी वैलेंसी क्या है कि अपने को ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में बताती है। अगर यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें तो क्लोरीन के ऊपर -2 चार्ज होगा पूरा, तो इसके ऊपर +2 चार्ज। अगर यहाँ पे क्रोमियम की बात करें तो इसके ऊपर जो चार्ज है वो अभी भी +3 है, यहाँ पे भी +3, यहाँ पे भी +3। अब जो ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी यहाँ पे +2 है, इसकी +3 है। एक जो और आयन है वो है क्लोरीन। तो यहाँ पे अगर अपन बात करें इसके अंदर, इस पूरे मॉलिक्यूल के अंदर, तो इसकी प्राइमरी वैलेंसी है, वो प्राइमरी वैलेंसी अब 2 नहीं है, अभी भी 3 ही है। 3 ही है क्यों? क्योंकि ये यहाँ पे जो ऑक्सीडेशन स्टेट आ रही है वो 3 आयनों के कारण आ रही है, 2 क्लोरीन ये वाले और 1 क्लोरीन ये वाला। ठीक है, तो इसकी प्राइमरी वैलेंसी क्या होगी? 3 होगी। और अगर सेकेंडरी वैलेंसी की बात करें तो सेकेंडरी वैलेंसी क्या होगी? कोऑर्डिनेशन नंबर, और कोऑर्डिनेशन नंबर इसका अभी भी 6 है, 5 + 1 6। ठीक है, तो इस प्रकार से अपन बता सकते हैं कि प्राइमरी वैलेंसी होती है वो कभी कभार सेकेंडरी वैलेंसी की तरह भी बिहेव कर सकती है। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट को बताती है प्राइमरी वैलेंसी। ऑक्सीडेशन स्टेट केवल और केवल इससे सेटिस्फाई नहीं होती, ये साथ में इसके मिलकर सेटिस्फाई होगी, तो ये प्राइमरी वैलेंसी अंदर वाला कोऑर्डिनेशन स्पेयर भी सेटिस्फाई कर रहा है। दूसरा, जो लिगेंड जुड़े हुए हैं वो होते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर, सेकेंडरी वैलेंसी। और यहाँ पे जो लिगेंड या कोऑर्डिनेशन नंबर जुड़े हुए हैं वो 6 हैं, 5 हाइड्रो H2O के, एक हुआ के और एक है क्लोरीन। अगर बात करें इसके चार्ज की तो H2O के ऊपर चार्ज 0 है और क्लोरीन के ऊपर चार्ज है -1। तो अपने बोला था कि सेकेंडरी वैलेंसी होती है वो न्यूट्रल और नेगेटिव दोनों टाइप की हो सकती है। ठीक है, दूसरी अगर अपन बात करें आयंस की, तो यहाँ पे आयंस कितने होंगे कि ये जो पूरा का पूरा है वो एक आयन बनाएगा। ठीक है, एक आयन कितना कि यहाँ पे जो जितना चार्ज नेगेटिव में है उतना का उतना चार्ज पॉजिटिव की वैल्यू यहाँ पे आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे चार टोटल आयन कितने होंगे? 3 + 1। 3 तो ये Cl के, जैसे Cl इस प्रकार से टूटेगा Cl3 इस प्रकार से, तो 3 तो Cl के और एक ये पूरा का पूरा, तो यहाँ पे आयन होंगे टोटल 4 आयन। अगर यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे आयन होंगे केवल और केवल 3। कौन कौन से? 2 तो Cl के, Cl-, और एक होगा ये पूरा का पूरा CrH2O5 Cl+2, ये होगा दूसरा एक और आयन। तो यहाँ पे टोटल आयन हो गए 3 आयन, 2 + 1 3। तो अगर आप इस दोनों में डिफरेंस देखें तो क्या है कि प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी दोनों की क्या क्या है, यहाँ पे भी प्राइमरी वैलेंसी 3 है और सेकेंडरी वैलेंसी 6 है, लेकिन आयन्स हैं वो अलग अलग है। यहाँ पे आयन्स 4 है, यहाँ पे आयन्स 3 है। आयन्स का क्या इफेक्ट पड़ता है कि जैसे अपन इसको सॉल्यूशन के अंदर डालते हैं तो जो जिसके अंदर जितने ज़्यादा आयन होंगे और उतना ही ज़्यादा कंडक्टिव होगा, उतने ज़्यादा उसकी कंडक्टेंस ज़्यादा होगी। तो अपने को ये जो वर्नर थ्योरी है वो किसी सॉल्यूशन की अपने को कंडक्टेंस भी बताती है, आयन्स के बारे में भी बताती है। पता कैसे चलता है कि इसके अंदर इतने का आयन होंगे? होता क्या है कि ये जो सॉल्यूशन बना है इसके अंदर अपन AgNO3 डालते हैं। क्या डालते हैं? AgNO3। AgNO3 Ag+ और NO3- आयनों के अंदर टूटा हुआ रहता है। यहाँ पे जो आयन होंगे, जैसे यहाँ पे Cl आयन है, ये Cl- के रूप में रहेंगे। ये Cl- आयन यहाँ पे जो Ag है सिल्वर, उसके पॉजिटिव आयन के साथ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में रहेंगे, तो यहाँ पे AgCl बनाएंगे। AgCl कितने बनाएंगे? AgNO3 अपने पास बहुत सारे Ag हैं, AgCl उतने बनेंगे जहाँ जितने यहाँ पे Cl है, तो यहाँ पे 3 AgCl बनते हैं। तो अपन बता सकते हैं यहाँ पे आयन है क्लोरीन के वो 3 है और 3 मोल AgCl बनता है। इसका अपने को प्रेसिपिटेट बनता मिलता है, प्रारूप में पेंदे के अंदर जमा हुआ मिलता है। अगर यहाँ पे बात करें तो अगर इसके अंदर AgNO3 डालते हैं दूसरे के अंदर, तो अपने को केवल और केवल 2 मोल AgCl मिलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अपने को ये पता चल जाता है कि किसके अंदर कितने आयन हैं। ठीक है, अब देखते हैं अपन यहाँ पे जो प्राइमरी वैलेंसी होती है और सेकेंडरी वैलेंसी होती है उसकी अपन देखें कि वो एक जो अपना कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है उसकी स्ट्रक्चर के अंदर कैसे इफेक्ट करती है प्राइमरी और सेकेंडरी। तो अपने जो CrCl3.6H2O वाला है उसी एग्जाम्पल को देखें, दोनों एग्जाम्पल्स को। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि जो प्राइमरी वैलेंसी होती है वो इसकी
पॉलीहेड्रा स्फीयर है, जो अपने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है वो ब्रैकेट के अंदर लिखा था, उसको अपन पॉलीहेड्रा स्फीयर बोलते हैं, पॉलीहेड्रल स्फीयर या कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा। ठीक है, उसकी स्ट्रक्चर के अंदर इंक्लूड नहीं होता, स्ट्रक्चर के अंदर इंक्लूड नहीं होता, मतलब उसको अपन कहीं पे भी जोड़ दे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। मतलब ये होता है नॉन डायरेक्शनल, नॉन डायरेक्शनल। ये जरूरी नहीं है कि एक्स एक्सिस पे होगा, एक्स वाई के बीच में होगा, इस प्रकार से नहीं है, ये स्ट्रक्चर के अंदर भाग नहीं लेता। बस अपन इसको डोनेट करते लिखते हैं किस प्रकार से, एक डॉटेड लाइन के द्वारा। किस प्रकार से, डॉटेड लाइन के द्वारा, जो सेंट्रल मेटल एटम है उसके साथ अपन डॉटेड लाइन के द्वारा, DO डबल TED लाइन। सेकेंडरी वैलेंसी होती है, यही जो अपने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है उसकी स्ट्रक्चर डिसाइड करती है कि किस प्रकार की स्ट्रक्चर होगी। तो ये अपने बोल सकते हैं कि जो स्ट्रक्चर को बारे में बताता है, स्ट्रक्चर डिसाइड ये करेगा सेकेंडरी वैलेंसी, जो अपने पास कोऑर्डिनेशन नंबर है वो। दूसरी डायरेक्शनल होगी, स्ट्रक्चर डायरेक्शनल तो होगी, क्यों, क्योंकि इसके अंदर अपन हाइब्रिडाइजेशन देखते हैं, हाइब्रिडाइजेशन के बाद में अपन को पता चलता है कि यहाँ पे जो स्ट्रक्चर है वो किस प्रकार से होगी, जो इसके लिगेंड है वो कौन सी साइड से आएंगे, अलोंग द एक्सिस आएंगे या इन बिटवीन द एक्सिस आएंगे। तो ये डायरेक्शनल होते हैं, फिक्स डायरेक्शन होती है इनकी, तो डायरेक्शनल होते हैं, और इनको लिखते हैं अपन थिक लाइंस के द्वारा, मोटी लाइन के द्वारा लिखते हैं, ऐसे पूरी की पूरी बॉन्ड बनाते हैं यहाँ पे। ठीक है, किस प्रकार से अपन देखते हैं कि अपने पास था पहला CrCl3.6H2O, यहाँ पे अपने को पता है ये 6H2O कोऑर्डिनेशन नंबर है, और Cl है वो इसकी प्राइमरी वैलेंसी है, जिसको अपन बाइथम आयन या आयनाइजेबल आयन बोलते हैं। अगर अपन बात करें तो ये है अपना क्रोमियम। सेकेंडरी वैलेंसी है वो इसकी स्ट्रक्चर को बताएगी, स्ट्रक्चर के अंदर इंक्लूड होगी। तो यहाँ पे जो H2O है, 6 H2O, CrH2O6 Cl3, यहाँ पे एक फिक्स डायरेक्शन के अंदर जुड़े हुए होंगे, H2O H2O H2O, और इसको थिक लाइन के द्वारा, मोटी लाइन के द्वारा लिखना है अपने को। ये रहे 6 के 6 अपने लिगेंड, 6 के 6 सेकेंडरी वैलेंसी। और यहाँ पे जो Cl है वो है नॉन डायरेक्शनल, वो स्फीयर के अंदर, ये इसकी जो स्ट्रक्चर है उसके अंदर इंक्लूड नहीं होते, बस अपन कहीं पे भी लिख सकते हैं, नॉन डायरेक्शनल होते हैं। वो चाहे यहाँ पे अपने इस प्रकार से लिख दो, यहाँ पे लिख दो, कहीं पे भी अपने को जगह मिले उस प्रकार से लिख सकते हैं। तो अपने पास जो Cl3 है उसको अपन मान लो एक अपने यहाँ पे लिख दिया, डॉटेड लाइन के द्वारा लिखना है Cl, एक यहाँ पे लिख दिया Cl, और जरूरी नहीं है आप बिल्कुल पास पास में लिखते हो, कहीं पे भी लिखो, कोई मतलब नहीं है स्ट्रक्चर से, बस अपन लिखते हैं कि इसके अंदर इतने आयन्स है, इतने प्राइमरी वैलेंसी, इतनी सेकेंडरी वैलेंसी है। ठीक है, अगर अपन दूसरे एग्जांपल की बात करें, CrH2O5 Cl और है Cl2, यहाँ पे क्या होगा, एक H2O अपने हटाया है, उसकी जगह अपने Cl लगाया है। अब देखते हैं कि प्राइमरी और वैलेंसी दोनों की तरह बिहेव कर रहा है, तो उसको अपन कैसे लिखेंगे। यहाँ पे अपना क्रोमियम, बाकी सारी जगह 5 जगह H2O और एक जगह है वो है अपना Cl। तो ये सेकेंडरी वैलेंसी को डोनेट कर शो कर रहा है, तो सेकेंडरी वैलेंसी के लिए अपने Cl, प्राइमरी वैलेंसी के लिए ये अपने एक Cl और लगा दिया डॉटेड के रूप में इसी के साथ में। ये ही है प्राइमरी और सेकेंडरी। अब बाकी अपने पास 2 Cl और बचे हैं, उस 2 Cl को अपन कहीं पे भी लिख दे हैं डॉटेड लाइन के द्वारा, जिसको अपन प्राइमरी वैलेंसी बोलते हैं। एक ये रहा और एक ये रहा। ठीक है, कोई इफेक्ट भी नहीं पड़ रहा, ये जो डॉटेड लाइन है कि स्ट्रक्चर क्या होगी, कोई नहीं, स्ट्रक्चर अभी भी दोनों की ऑक्टाहेड्रल है, ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, दोनों की है, चाहे Cl कहीं पे भी लगाओ, मतलब जो प्राइमरी वैलेंसी है वो कहीं पे भी लगाओ। हाँ, ये जो Cl लगाया है उसकी जो ज्यामिति है, जो अपने लोकेशन है वो फिक्स है, डायरेक्शनल है। क्यों, क्योंकि ये सेकेंडरी वैलेंसी की तरह बिहेव कर रहा है, सेकेंडरी वैलेंसी की तरह बिहेव कर रहा है। तो सेकेंडरी की क्या होती है, स्ट्रक्चर के अंदर इंक्लूड होती है और डायरेक्शनल होती है। ठीक है, तो ये है अपनी वर्नर थ्योरी, जिसके बारे में अपने को प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी के बारे में पता चलता है। दूसरा इसके अलावा अपने को क्या पता चलता है कि ये जो सेंट्रल मेटल एटम है उसको क्यों बोला सेंट्रल मेटल एटम। एटम है अपने को पता है, मेटल क्रोमियम है, 3D 4D 5D के अंदर सारी की सारी मेटल्स होती हैं, तो मेटल है। सेंट्रल इसी को क्यों बोला कि सेंट्रल वो होता है जिसकी वैलेंसी सबसे ज्यादा हो, सबसे ज्यादा वैलेंसी हो और सभी के साथ अकेला ये जुड़ा हुआ हो। जैसे यहाँ पे H2O है, 6 के 6 H2O अकेले क्रोमियम के साथ जुड़े होते हैं। तो यहाँ पे जो Cr है इसकी जो वैलेंसी है वो 6 है, प्लस यानी 6। ठीक है, तो सबसे ज्यादा जिसकी वैलेंसी होगी उसको अपन बोलते हैं सेंट्रल मेटल एटम। ठीक है, यहाँ पे जो H2O है, वर्णन ने तो क्या बताया कि
सेकेंडरी वैलेंसी है। और मॉडर्न तरीके से अपन बोल सकते हैं कि ये कोऑर्डिनेशन नंबर को बताता है। किसको बताता है? कोऑर्डिनेशन नंबर को। इसी को अपन लिगेंड बोलते हैं, लिगेंड। और जो बाहर की साइड है, इसको वर्नर है उसने ये बताया था कि ये है अपनी प्राइमरी वैलेंसी। ठीक है, और ये आयंस होते हैं, आयनाइजेबल होती है। बाकी जो ग्रुप है पूरा का पूरा अंदर वाला, ये आयंस के अंदर टूटता नहीं है। यहाँ पे 4 आयन होंगे, यहाँ पे 3 आयन होंगे, 2 तो ये वाला और एक पूरा का पूरा। अगर अपन बात करें CrH2O6 इसकी, तो इसके अंदर आयन 0 होंगे, क्योंकि ये तो टूटता नहीं है। आयन टूटता नहीं है तो इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है, आयन नहीं है। ठीक है, इसके अंदर आयन 0 होंगे। इस प्रकार से अपन बता सकते हैं कि प्राइमरी वैलेंसी क्या होती है, सेकेंडरी वैलेंसी क्या होती है। और अपने को ध्यान में रखना है कि प्राइमरी वैलेंसी होती है आयनाइजेबल होती है, ऑक्सीडेशन स्टेट को बताती है। जो सेंट्रल मेटल एटम है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट को बताती है। इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट अलग अलग हो सकती है क्रोमियम के अंदर। ठीक है, +2 +3 4 6 तक दर्शाता है ये। दूसरा, इसके ऊपर जो चार्ज है प्राइमरी वैलेंसी के ऊपर, वो नेगेटिव चार्ज होता है। पॉलीहेड्रा स्फीयर के अंदर जो स्ट्रक्चर होती है उसके अंदर इंक्लूड नहीं होता। बस अपने को एक डॉटेड लाइन के द्वारा बताना होता है कि हाँ इसके साथ में अट्रैक्ट है, ये जुड़ा हुआ है। स्ट्रक्चर कोई भी हो, कहीं पे भी जोड़ दो। दूसरी, नॉन डायरेक्शनल होते हैं, कहीं पे भी जोड़ दो तो मतलब नॉन डायरेक्शनल है। तो इसको जोड़ते किस प्रकार से हैं? डॉटेड लाइन के द्वारा। सेकेंडरी वैलेंसी में क्या होता है कि ये नॉन आयोनाइजेबल होते हैं। जैसे यहाँ पे है, ये 6 की 6 सेकेंडरी वैलेंसी है, और ये नॉन आयोनाइजेबल है, ये आयोनाइज नहीं हो रही है। सॉल्यूशन के अंदर जाते ही ऐसा का ऐसा है, ये पूरा का पूरा अकेला रहता है Cr, और H2O के अंदर टूटता नहीं है। ठीक है। दूसरी, आज के ज़माने में, आज के युग में इसको कोऑर्डिनेशन नंबर बोलते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर या वैलेंसी है सेकेंडरी वैलेंसी, वो 6 है। न्यूट्रल और नेगेटिव हो सकता है। यहाँ पे जो एटम जुड़े हुए हैं वो न्यूट्रल हो सकते हैं, जैसे H2O न्यूट्रल है, Cl है वो नेगेटिव है। तो न्यूट्रल और नेगेटिव दोनों प्रकार के हो सकते हैं। स्ट्रक्चर के अंदर इंक्लूड होते हैं, यही जो सेंट्रल मेटल एटम, ये अपना जो कंपाउंड है, कॉम्प्लेक्स है, उसकी स्ट्रक्चर डिसाइड करते हैं। ठीक है, कितने जुड़े हुए हैं, किस प्रकार से जुड़े हुए हैं, वो ऑक्टाहेड्रल होगा, टेट्राहेड्रल होगा, या स्क्वायर प्लेनर होगा। ठीक है, तो अगर स्ट्रक्चर डिसाइड करते हैं तो मतलब एक फिक्स डायरेक्शन के अंदर होंगे। इसकी जो नेचर होती है डायरेक्शनल होती है, तो इसके बॉन्ड को अपन थिक लाइंस के द्वारा नोट करते हैं, शो करते हैं। यहाँ पे पूरी की पूरी थिक लाइन है, मोटी लाइन है, इसके द्वारा अपन शो करते हैं सेकेंडरी वैलेंसी को। ये है अपनी वर्नर थ्योरी।